अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिनाद और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, दिन का आगाज कर चुके होंगे और आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। लेकिन अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आप जानते हैं कि आपका वीकेंड अच्छा नहीं गुजरा। आपका जुम्मा अच्छा गुजरा और हफ्ते को सारा पानी फिर गया। आपने टीम की क्या हालत हुई है। और हमने स्टेडियम तो तैयार कर लिए, लेकिन है ना, हम यही बात कर रहे थे कि स्टेडियम तैयार हो गए, टीम तैयार नहीं हुई है। जो खास तौर पर जो स्क्वाड था, इस पर इतनी तनकीद हो रही थी और वही हुआ जिसका डर था। स्क्वाड में जो खिलाड़ी जिनसे हम बड़े परेशान थे कि इनको क्यों शामिल किया गया है, उनको शामिल किया गया है। उनकी कारकर्दगी आप लोगों के सामने, परफॉर्मेंस ने भी हमें परेशानी की है। वैसे आपस की बात है, जो कुछ हुआ है और जो खास तौर पर इख्तितामी ओवर्स में हुआ है वो तो अभी हम डिस्कशन उस पर डिटेल में करते हैं। और जनाब आज भी मैच है, टॉस हो गया आज के मैच के लिए और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला कर लिया है। 9:30 बजे ये मैच शुरू हो जाएगा। तो जो अपडेट्स होंगी इस मैच की वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी बुरी चीज होती है जी, उसको मैं बुरा इसलिए कहूंगी कि मैंने स्टूडेंट्स की और मैंने ऑफिस जाने वाले लोगों की लाइनें लगी हुई देखी हैं। क्योंकि जैसे ही मैच लाहौर में आते हैं उसके बाद क्रिकेट तो आ जाती है, लेकिन परेशानी लोगों के लिए लेकर आती है। तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी ट्रैफिक की। लाहौर में रहने वाले खासतौर पर हाँ, जो रूट है अपना वो डिसाइड करके पहले से जाए, क्योंकि जनाब इधर तो स्टेडियम वाली साइड पे तो बुरी किस्म का रश है और जब इधर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है तो फिर डेफिनेटली बाकी सड़कों पर भी बढ़ जाता है, क्योंकि कोई अल्टरनेटिव प्लान हमारे पास नहीं होता परेशानी से शहरियों को बचाने के लिए। और सड़कों पर आप दबाव देखेंगे, हाँ। सिर्फ एक सड़क ब्लॉक होने की वजह से पूरा शहर चौक होने लगता है और आपको वो दबाव बड़ी बड़ी सड़कों पर नजर आता है। फिरोजपुर रोड पर तो आपको नजर आएगा ही, लेकिन इसके साथ साथ इस मुल्हिका जो जेल रोड है वो भी आपको 2-2 किलोमीटर तक फंसा हुआ नजर आएगा। खास तौर पर उस वक्त में जब तमाम ऑफिस खुलते हैं, तमाम स्कूल खुलते हैं, और इसके अलावा उस वक्त में जब मैच शुरू होने वाला होता है। अच्छी बात है कि क्रिकेट हो रही है और इस लेवल की क्रिकेट हो रही है। हम इतने बड़े इवेंट को होस्ट भी आगे करने जा रहे हैं, लेकिन स्टिल कोई प्लानिंग जरूर होनी चाहिए। तो आगे के लिए जो इंतजामिया है वो प्लीज कुछ देखें कि जनाब इस तरह का रश ना हो। तो जरा हाँ, अब बुरे दिन की बात कर लेते हैं कि जी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो ट्रायंगुलर सीरीज का पहला मैच हुआ हफ्ते के रोज लाहौर कदाफी स्टेडियम में, जिसमें न्यूजीलैंड ने तीनों शोबों में पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। नो डाउट कीवीज टीम ने टॉस फिर जीता क्या और फिर पाकिस्तान को 331 रन का हदफ दे दिया और ग्लेन फिलिप्स ने 74 गेंदों पर 106 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। डेरिल मिचेल की अगर बात करें 81 और केन विलियमसन 58 रन बनाकर आउट हुए। 331 रन के जवाब में फखर के सिवा कोई ना चला, कोई बैटर ना चला और फखर ने 84 रन बनाए और उस पर भी उनका एक कहना था कि उन्हें दुख है कि वो 100 रन नहीं बना सके। हाँ। खुशदिल शाह की अगर बात करें, इंतहाई नाकिस परफॉर्मेंस ने सिलेक्शन पर फिर से सवालात उठा दिए। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने शानदार खेल का मुजाहरा किया है, अपनी गलतियों से सीखकर अगले मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेंगे। जबकि कौमी बैटर फखर जमान का कहना था कि मैच में हारने का दुख है, सेंचुरी ना बनाने की फिक्र नहीं है, टीम से बाहर था और वापसी पर लोगों ने जो प्यार दिया है उस पर उनके शुक्रगुजार हैं। प्यार तो दिया है आपको, लेकिन परफॉर्मेंस आ नहीं थी। इसी पर हम करेंगे जी बात, ज्यादा डिटेल में हम डिस्कशन पे जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी सैयद मोहम्मद उवैस और सलीम खालिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर आप दोनों को। सलीम खालिक साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी, क्या कहेंगे हफ्ते के दिन जो हमने परफॉर्म किया उस पर? मैं अगर आपने मुझसे सवाल किया तो सॉरी, थोड़ा मेरे ख्याल है मैं मिस कर गया सवाल, नेटवर्क का इशू था। आपका मुझसे सवाल यही है कि हफ्ते के दिन की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? जी हफ्ते की मुझे लग रहा है आप दोनों स्टेडियम गए थे, जितनी मैं मायूस आपसे बातें आज मैंने सुनी इंट्रो में, तो शायद स्टेडियम में अपनी टीम की जो दुर्गत बनकर देख के ज्यादा आप लोगों को अफसोस हुआ होगा। बहरहाल ये एक तरह से देखें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है कि चलो शुरू में ही होगी मिठाई चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही, और थोड़ा आइडिया हो गया कि जी क्या परफॉर्मेंस है, क्या खामियां हैं, और एक आध खूबी जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे फखर के हवाले से तो वो सामने आई। देखें हम लोगों ने पहले ही कहा था खुशदिल शाह के हवाले से, अब तो मैं तो कहता हूँ फहीम अशरफ को भी अगले मैच में खिला देना चाहिए ताकि वो पता चल जाए कि वो भी कितने पानी में है, और इसी तरह उस्मान को भी मौका देना चाहिए। देखिए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने कह दी है ये बात, तो मैंने स्टोरी दी थी, बाद में उन्होंने तस्दीक भी की कि हाँ उन्होंने कहा है कलेक्टर से कि वो रिकंसीडर करें, लेकिन ईगो है या कोई और कहीं से भी प्रेशर आया हुआ है कि वो सुनने को तैयार नहीं है। आज 10 तारीख है, कल तक का वक्त है उनके पास, अब भी स्क्वाड को बैलेंस करना चाहे तो कर सकते हैं। हमने देखा कि न्यूजीलैंड की जो टीम थी उसने 2 स्पिनर्स खिलाए और उन्होंने परफॉर्म भी किया। हम एक स्पिनर पूरे स्क्वाड में हमारे हैं,
फिर हमने देखा 10 ओवर में हमारे जो रेगुलर ओपनर जो थे फखर वो तो सही खेले, लेकिन जो दूसरे ओपनर थे 10 ओवर में आउट हुए बाबर, उनके स्कोर फिर 11 था शायद, और डबल बॉल उन्होंने खेली। ये भी एक खामी है, ऑलराउंडर्स की भी कमी है। स्पिनर का बताया, फास्ट बॉलर जो रेगुलर है हमारे पहला स्पेल अच्छा किया, बाद में वो लोग भी इतना नहीं परफॉर्म कर पाते, तो नजर आ रही है खामियां सबको। बिल्कुल ठीक। अवैस आप बताइएगा कि अच्छी कुर्सियां लगा के बुरे प्लेयर्स खिला देना, ये कैसी स्ट्रेटजी है? हाँ देखें, अगर आप थोड़ा सा स्टेडियम की बात करें तो खुशी तो थी कि इतना कम टाइम पे आपने स्टेडियम बनाया, रेनोवेशंस थी, जितना आपने एक ओपनिंग सेरेमनी की, तो मैंने कहा कि सब लोग एक अच्छे पॉजिटिव मूड के अंदर पाकिस्तान स्टेडियम में पाकिस्तान को देखने भी अगले दिन आए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। आपको याद हो इससे थोड़ा सा पहले अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें या साउथ अफ्रीका में, इसी टीम को कहा जा रहा था कि फेवरेट से चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में। एक दो चेंजेस की वजह से आपके सामने की सूरत हाल है, जिस तरीके से आपकी टीम का डाउनफॉल हुआ, उस्मान खान को आप वापस लेके आए, आपने खुशदिल शाह को, चलें अगर मैं पिछले मैच की बात करूं, आप ऑलमोस्ट इस ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल से बाहर हैं, क्योंकि आप जो मार्जिन से हारे हैं बहुत मुश्किल होगा कि उसको आप कवर कर सके, इतना आसान आपके लिए नहीं होगा। अब बहुत से लोग शायद मुझसे डिसएग्री भी इस चीज पे कर रहे थे, मैं खुद भी चाह रहा था कि यार कोई मसला नहीं होता अगर आप हारते भी हो, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट मौका है, जो सलीम खालिद साहब भी कह रहे हैं कि आप अपने कॉम्बिनेशन को ट्राई कर सकते हो। 11 तारीख जो कि कल है, उससे पहले कि आपको पता लग जाएगा कौन कितने पानी में, हमने किसको चेंज करना है किसको नहीं करना। लेकिन आपने शायद एक बैकग्राउंड ऑफ द माइंड एक चीज बनाई हुई थी, क्योंकि आपको पता खबरें आने लग पड़ी थी कि तैयब ताहिर को शायद चेंज किया जाएगा, सुफियान मुकीम को लाया जाएगा। और अकल के दुश्मनों, वो बैट्समैन है तैयब ताहिर, वो खेलता ही ऊपर डिवीजन के ऊपर रहा है, वो जिस पोजीशन पे खेलता है वो एक बैट्समैन की पोजीशन है। आप एक बैट्समैन को स्पिनर के साथ कैसे डोमिनेट कर सकते हो, ये मुझे समझ से बालातर था। फिर उसने ऊपर से एक अच्छी चीज की कि उसने 30 बड़ा जबरदस्त किया था, अनफॉर्चुनेटली वो कैच आउटस्टैंडिंग था जो उसका पकड़ा गया, तो वो फिर एक मैं कहता हूँ कि प्रेशर इनके ऊपर आ गया। भाई अब तो शायद पोल हमारी खुल चुकी है, जो सलीम खालिद साहब भी बात करें, ये करना पड़ेगा आपको। देखें, आप अगर चाहते हैं कि आपकी जो टीम स्ट्रॉन्ग यूनिट है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, उस्मान खान था, फहीम अशरफ था, आपने उनको मौका क्यों नहीं दिया ताकि आपको पता लग जाता कि ये कितने पानी में है, और ये बहुत अरसे के बाद ओडीआई क्रिकेट के अंदर वापस आएंगे। फहीम अशरफ ऑलमोस्ट 2 साल के गैप के बाद आएंगे। उस्मान खान ने जो अभी रिसेंटली खेला वो T20 खेला, ओडीआई क्रिकेट नहीं खेला, तो आपको पता लग जाता है कौन सा लड़का किस पोजीशन पे खेल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने नहीं खिलाया, कल आखिरी तारीख है यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो फ्लॉ आपको नजर आया था वो बैटिंग पे तो मैं आऊंगा, बॉलिंग यूनिट पे भी आया था। आप आखिरी ओवर्स में देखें ना कि आपके बॉलर्स को कितनी मार पड़ी है, ये नजर आता है कि आपके पास डेप्थ ओवर का बॉलर नहीं मौजूद, आप उसमें स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। लोग कंपेयर करते हैं आपकी परफॉर्मेंस को ऑस्ट्रेलिया के साथ, देखें ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंडीशंस डिफरेंट थी। मैं इस चीज के ऊपर बार बार जोर देता हूं, आपके प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम में पिछले बेशक निकाल के देख लें वीडियो, जिसमें मैंने बात कही है कि आपकी टीम अगर 300 सवा 300 खा लेती है, क्या आपके बैट्समैन के अंदर इतना दमखम है कि उसको परफॉर्म कर सके, उसको चेस कर सके? वो साहब आपको नजर आ रहा था। हाँ। लेकिन बॉलिंग यूनिट के अंदर आपको जो डेप्थ ओवर का, अब्बास अफरीदी की इसलिए बात हो रही थी कि उसको कैरी आपको करना चाहिए था, हारिस रऊफ नहीं थे, वो इंजरी की वजह से बाहर चले गए। आई डोंट नो, जो रिपोर्ट अभी आ रही है शायद वो अगला मैच भी ना खेलें, तो उनका जो एक डेप्थ ओवर का एक स्पेल होता है वो आपको कल मिसिंग फैक्टर आपको नजर आ रहा था। पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें, बाबर को तो आपने ओपन करवा लिया कह कह के कि आप ओपन कर लो फखर जमान के साथ, लेकिन जो आपका ओडीआई क्रिकेट का जो मिडिल ऑर्डर है वो सारा सस्टेन ही बाबर पे करता है। आपने उसको जब ओपन करवाया तो आपकी पोल मिडिल ऑर्डर के अंदर खुल गई कि सस्टेनेबल था ही नहीं। तो पाकिस्तान स्टिल मैं कहता हूँ कश्मकश में है। आई डोंट नो कि क्या सूरत हाल बनती है। आज अच्छी चीज है कि नेट सेशन आज इनका होगा। तरीकाकार तो ये होता है कि आप एक मेडिकल रिपोर्ट बना के कहते हो लड़का फिट नहीं है, या जानबूझ के गेंद मार दे तो उसको घुटने पे कहते फिट, तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि ये सूरत हाल अच्छी नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी। सही है। तो सलीम खालिद साहब, जिस तरह से हमने देखा था कि तनकीद भी बहुत ज्यादा हुई थी और फिर परफॉर्मेंस से साबित भी कर दिया वो सारी चीजें, अवैस बार बार यही कह रहे हैं कि एक दिन है, अभी भी कुछ किया जा सकता है, तो आपको लगता है कि अपने फैसले में तब्दीली की जाएगी और किसको किससे रिप्लेस किया जा सकता है अगर तब्दीली की जाती है तो? वैसे जो बात बोली है ना, गेंद मार दो, उसमें भी है टाइम, कल तक इसकी नौबत नहीं है। बगैर रीजन के कल तक टाइम है, उसके बाद फिर रीजन देना पड़ेगा। रीजन देना पड़ेगा। देखिए, मैंने जैसे भी आपको पहले बताया, मैंने स्टोरी भी दी थी कि मोहसिन नकवी साहब ने उनको बोला चेंज करो, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं चेंज कर रहे। कोई ईगो का मसला है या कोई ऐसा प्रेशर आया है? लोग तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुरानी भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे एक दूसरे को, देखो फहीम के हवाले से तो ये है। उस्मान का मुझे ये लगता है कि जिस वक्त उन्होंने यूएई की क्रिकेट छोड़ी थी, बड़ा तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा था, शायद उनके साथ वर्बली कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि यार इतने अरसे तक तो हम तुम्हें खिलाएंगे, तुम फिक्र नहीं करो, इसलिए उनको स्क्वाड में भी रखा जाता है। और वो नाकामियों के बावजूद खुशदिल के हवाले से भी यही लग रहा है कि कहीं से आए। लेकिन अभी भी वक्त है, मैं ये दरख्वास्त करता हूँ सेलेक्टर से कि भाई
जो भी मसला है, देखो ईगो का मसला है तो ईगो को आप छोड़े और डिसीजन ले। कोई प्रेशर है तो पाकिस्तान की दूसरी ताकतवर तरीन शख्सियत चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है हमारे, उनको बताया कि जी मेरे ऊपर ये यहाँ से प्रेशर है, ये मुझे कह रहा है कि मेरा बंदा ये होना चाहिए, तो फिर देखते हैं कौन उनके ऊपर प्रेशर डाल पाता है। जो भी ये मसले को हल करे, वरना इस टीम के साथ हमने इतनी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। दो बातें मैं और आपके साथ, ठीक है, स्टेडियम तो इन्होंने बना दिया, ठीक है, अब क्या पैड पहन के ग्लव्स पहन के मोहसिन नकवी साहब खुद बैटिंग करने के लिए भी चले जाएंगे? ऐसे ही लग रहा है। उनका काम नहीं है, उनका काम था भाई स्टेडियम बनाने का, वो बना दिया, पूरी दुनिया उनकी तारीफें कर रही है। तो अब आपका जो काम है खेले, लेकिन अफसोस ये है कि वो उस मेहनत पे पानी फेर रहे हैं पीसीबी की, मोहसिन नकवी की। लोग स्टेडियम की तारीफें कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई कुर्सियां बदल दी और ये क्या कहते हैं स्क्रीन बदल दी, लाइट्स बदल दी, टीम को नहीं बदला। तो ये थोड़ी हो सकता है टीम को पूरी बदल दे। अभी टीम के ऊपर है कि कैसे परफॉर्म करे। एक बात मुझे याद आई, शुरू में आपने कहा था कि बड़ा लोगों को मसला होता है, ये वाकई प्रॉब्लम होता है। एक अच्छी खबर आपको शायद पता भी होगी, पीसीबी होटल बना रहा है स्टेडियम के साथ, जो शायद 1-2 साल में बन जाएगी। जब वो बन जाएगी ना तो प्लेयर्स को फिर पैदल चल के स्टेडियम में आ जाया करेंगे, तो जो रोड पूरा ब्लॉक करना पड़ता है पीसी से लेकर स्टेडियम तक, वो चीज तो कम हो जाएगी। चले होपफुली वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा। अवैस, आप बताइएगा कि आपको नहीं लगता हमारे बैटिंग यूनिट पे बहुत तनकीद होती है और हमारा बॉलिंग यूनिट जो है वो नजरअंदाज कर दिया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है? आपको लगता है हमारे इतने अच्छे फास्ट बॉलर्स, इतना नाम उनकी क्या कारकर्दगी है? 331 रन का पहाड़ जैसा जो है हदफ बना दिया न्यूजीलैंड ने हफ्ते को, तो आपको लगता है कि बैटर्स के लिए मुश्किल हो जाती है मजीद सिचुएशन संभालना? देखिए, दो चीजें हैं। मैंने आपको कहा ना कि अगर आप बॉलर्स की परफॉर्मेंस की बात करें, उन्होंने आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना जितवा के दी है सीरीज। आपके बॉलर्स ने किया था ना 140 पर थ्रू आउट किया, क्योंकि वहां पर आपकी सपोर्टिव कंडीशंस थी। साउथ अफ्रीका की बात करें, वहां पर फास्ट बॉलर्स के लिए सपोर्टिव कंडीशन थी। जब आप इसकी बात करते हैं, जब आप पाकिस्तान की कंडीशंस में बात करते हैं, आपने दुबई के अंदर जाके खेलना है, तो आप एक स्पिनर के शॉट हो, जो कि मैं एक जेन्युइन स्पिनर की बात कर रहा हूँ। इसलिए बात हो रही है ना कि जब आप खुशदिल शाह को आप लेके आए थे, तो आपके ज़हन में था कि शायद पार्ट टाइम स्पिन भी कर लेगा, साथ में बैटिंग भी कर लेगा। वो आपके लिए पहले मैच के अंदर वो बड़ा एक ड्रोना ख्वाब आपको नजर आया, वो कोई नहीं कर सके अच्छा परफॉर्म, तो इसलिए कहने की उसके ऑल्टरनेट की बात हो रही थी। सबसे बड़ा पता है मसला क्या है इस वक्त? चले अगर मैं एक बात करता हूँ, खुशदिल शाह को मैं रिप्लेस करने की बात करता हूँ, मैं रिप्लेसमेंट देखूंगा कि यार मेरे पास ऑलराउंडर कौन सा, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर कौन सा है। तो इस वक्त आपने अनफॉर्चुनेटली, हम वो क्रिकेट बोर्ड हैं या हम वो क्रिकेट अपना है जो कि हम लोग 6 महीने साल पहले तैयारी नहीं करते बैकअप प्लेयर्स की। हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले हैं। जैसे साइम अयूब था ना, वो परफॉर्म कर रहा था तो हमने कहा साइम आ गया, बाकियों को हम भूल गए। जो इमाम भी था आपकी लाइन में लगा, अब्दुल्ला शफीक भी लगा हुआ था, बेशक वो गलत टाइम पे डक मिला, लेकिन हम भूल गए थे। हमने कहा यार छोड़ो, साइम है वो करता रहेगा। हमें ज़हन में ये नहीं था कि खुदा न खास्ता कुछ ना कुछ भी हो सकता है, हमने बैकअप प्लेयर्स बनाने। हमने बैकअप प्लेयर्स नहीं बनाए हैं। ऑल्टरनेट आपका फिर नाम आ जाता है शादाब खान को आप लेके आओ जी अपना टीम के अंदर, क्योंकि आपने फिर मैं कह रहा हूँ नया फेस नहीं बनाया उस लेवल पे जाके चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को compete करे। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज आपके लिए। दूसरा, जब आप बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं, यहाँ पर आप पिछले मैच में भी देखे वो 2 स्पिनर्स के साथ गए। अभी भी आप न्यूजीलैंड टीम को देखे तो उनके पास 2 स्पिनर्स मौजूद हैं। हमारे पास एक जेन्युइन एक स्पिनर मौजूद था इब्रार, उसके अलावा आपके पास एक जेन्युइन स्पिनर तो मौजूद ही था। मैं खुद हैरान था इस चैंपियंस ट्रॉफी में, अगर आप इंडिया को उठा के देख लें, बेशक उन्होंने सारे मैचेस दुबई में खेलने हैं, लेकिन 3 से 4 उनके पास स्पिनर्स मौजूद हैं। आप एक स्पेशल स्पिनर के साथ जा रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी में, मुझे समझ में नहीं है कि आप कंडीशंस किसमें खेल रहे हो। फिर दूसरा सबसे बड़ा जो मसला आपकी इस वक्त बॉलिंग को तो है ही है, वो बैटिंग ऑर्डर का है। हाँ। आपने बाबर को देखें, बहुत पहले ही बाबर को आपने कन्विंस कर दिया और बाबर आजम ने कहा ठीक है जी मैं अपना ओडीआई क्रिकेट के बैटिंग करूंगा। T20 और ओडीआई क्रिकेट का बैटिंग फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। बेशक बाबर की 60+ एवरेज है, अगर आप विराट कोहली की बात करें वन ऑफ द बेस्ट एवरेजेस है, लेकिन यार उसकी एवरेज वो है जिस पोजीशन पे वो खेलता है मिडिल ऑर्डर के अंदर। देखें मिडिल ऑर्डर में वो खेलता है तो पूरा का पूरा मिडिल ऑर्डर उसके इर्द गिर्द घूमता है। आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो उस ऑर्डर को। आप बीच में मिडिल ऑर्डर में आप देखो सस्टेनेबिलिटी आपके पास नहीं है। कामरान गुलाम कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर सक रहा आपके लिए। उस्मान खान मुझे नहीं पता कि अगले मैच में आप खिलाते नहीं खिलाते। तैयब ताहिर ने अच्छा 30 किया, सलमान का अच्छा आपको नॉक में नजर आए, रिजवान आपको जल्दी, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर का मसला है ये आपको हल करना पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। फिर मैं कह रहा हूँ कि आप ट्राई नेशन को शायद जेन में या चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार्ट में कह रहे हो कि बाबर ओपन कर लेगा, ये बहुत इशू बनने वाला है आपको, और आपको नजर आ रहा है चीज का। सलीम खालिद साहब, जिस तरह से भी वैस ने कहा है कि बाबर के साथ ओपनिंग, आपको लगता है कि बाबर जो है बड़े वो कॉन्फिडेंट होकर खेल रहे थे? क्योंकि हमें तो डरे डरे से दिखाई दिए और बार बार वो फखर को ही कह रहे थे कि वो आगे रहें और वही करते रहें परफॉर्म, लेकिन आपको लगता है कि अगले मैच में बाबर से करवानी चाहिए ओपनिंग? देखिए, अगर बाबर से नहीं करवाएंगे तो किससे करवाएंगे? रिजवान को थोड़ी आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमने भी ऑप्शन लिया है, एक ही रेगुलर ओपनर है हमारे पास।
फखर एक ही रेगुलर ओपनर है, फिर तो वैसे ही बनाने होंगे, तो बाबर को भी मेरे ख्याल ये भी खिलाएंगे। लेकिन बात ये है कि बाबर का कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही लो चल रहा है। एक बंदे के कॉन्फिडेंस, अगर बाबर अपनी पीक पर होते तो बाबर कहते जाओ मैं नहीं कर रहा अपना, जो करना है कर लो, मैं अपने नंबर पे खेलूंगा। अभी बेचारे वैसे ही प्रेशर में है, स्कोर उनसे कंसिस्टेंसी से हो नहीं रहा, तो वो जो उनको बोल रहे हैं वो मान रहे हैं वो। लेकिन ये बाबर के साथ भी गलत है कि एक बंदे का कॉन्फिडेंस वैसे ही लो हुआ है और आप उसके ऊपर जबरदस्ती करके आपने उसको ओपनर बना दिया। और बात यही है कि स्पिनर्स के खिलाफ उनसे खेला ही नहीं जा रहा। इस मैच में भी यही हुआ कि जैसे ही स्पिनर आया वो आउट हो गया। पेसर्स पे तो फिर भी खेल रहे थे। जो पहला उन्होंने चौका लगाया था कमाल शॉट था, मैंने कहा यार ये तो पुराना वाला बाबर आ गया जो कवर ड्राइव उसने खेला है। लेकिन बाद में बदकिस्मती से वो उसको परफॉर्मेंस को अपने बरकरार नहीं रख सके। सबको सलीम साहब, सबको उसी बाबर का इंतजार है, वो पता नहीं कहाँ खो गया है। बहुत शुक्रिया आपका और अवैस आपका, आप दोनों का। और आज का भी जनाब खेल शुरू होने वाला है में, और फिर उसको एंजॉय कीजिए। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के माबैन ये मैच होने वाला है। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। दुनिया में सेहत के मसाइल तो आए रोज बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं वबाएं फूट रही हैं, ऐसी ऐसी वबाएं जिनका पहले तस्वुर भी नहीं किया जाता था, और वो एयरबोर्न होती हैं और आप तक कैसे पहुंच जाती है आपको पता भी नहीं चलता। तो बात करें पाकिस्तान जैसे ममालिक की, तो आबादी के साथ सेहत और सेहत की सहूलियात बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ, जबकि मौजूदा दौर में माहौलियाती तब्दीली भी एक बड़ा आलमी मसला बनता चला जा रहा है। दुनिया का तकरीबन हर खित्ता इससे मुतासर हो रहा है, मगर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इन मसाइल पर बात करते हैं, बल्कि इन मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम भी कर रहे हैं। और आज स्टूडियोज में हमारे साथ एक ऐसी ही नौजवान लड़की मौजूद हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर माहौलियाती तब्दीली और सेहत के मसाइल पर आवाज़ बुलंद कर रही हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया की सबसे कम उम्र अक़वाम मुत्तहिदा की खैरी सफ़ीर अलीज़ा अयाज़, जो कि 300 से ज़्यादा आलमी कॉन्फ्रेंस में खिताब कर चुकी हैं, और वो आलमी सतह पर ना सिर्फ पाकिस्तान की एक तवाना आवाज़ हैं बल्कि पाकिस्तान का दुनिया के सामने मुस्बत चेहरा भी उजागर करती हैं। एग्जैक्टली, मजीद उन्हीं से बात करते हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है अलीज़ा। अस्सलाम वालेकुम अलीज़ा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो भाई इतनी यंग एज में गुडविल एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन की, कैसे ये आपका सफ़र शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, तो हमें ज़रा बताएं। जी, आई थिंक एक स्पेसिफिक पाथ नहीं था, एक चांस और काफ़ी मेहनत की थी। तो जब मैं कराची ग्रामर में स्टूडेंट थी, A-level स्टूडेंट, मैं ज्योग्राफी पढ़ती थी और ख़ास तौर पे वहाँ पे क्लाइमेट चेंज का काफ़ी जिक्र होता था। बहुत से ऐसे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि आप किताबों में पढ़ते हैं, बट उनका रियल लाइफ में देखना वो एक और स्टेप होता है, वो एक और जर्नी होती है। तो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड थी कि ये पाकिस्तान में किस तरह ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो एक इशू आया कि जो पाकिस्तान में पानी की कमी है, जो साफ़ पानी की कमी, वो क्लाइमेट चेंज से इफ़ेक्ट हो रही है। तो इस पर मैंने खुद एक रिसर्च पेपर मैंने लिखा अपनी ज्योग्राफी टीचर की मदद से। तो उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया कि तुम्हें कहीं सबमिट करना चाहिए, ना कि बस तुम्हारे पास रहे। तो मैंने जब सबमिट किया तो यूनाइटेड नेशंस वालों ने इस रिसर्च पेपर को देखा। उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप आके से प्रेजेंट करें इस्लामाबाद में। जब मैंने प्रेजेंट किया तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगा उन्हें। उन्होंने कहा प्लीज़ आप इसे एक फुल कैंपेन बनाएं, इस पर प्रोजेक्ट करें। तो वहाँ से मुझे इन्विटेशन मिली कि मैं गुडविल एम्बेसडर बनूं। ज़बरदस्त। तो अलीज़ा, माहौलियाती तब्दीली को ही आपने क्यों चुना, उसको सेहत के साथ जोड़कर, और उसके हवाले से जो मसाइल हैं उनको उजागर करने का क्यों सोचा आपने? बचपन से मैं काफ़ी डिफरेंट सिटीज़ में रही हूँ, मिडिल ईस्ट में। तो जब हर जगह हम लोग मूव होते हैं अपने अबू के साथ, तो मैंने देखा कि एजुकेशन का डिफरेंस है, हेल्थ का डिफरेंस है, बीमारी हर जगह होती है, बट डिफरेंट तरह की बीमारी होती हैं। जब मैं पाकिस्तान में आई तो जितने सीजनल फ्लूज़ होते हैं वो काफ़ी थे। तो ये सीजनल फ्लूज़ नहीं थे। बाद में पता चला कि ये स्मॉग से रिलेटेड हैं, पोल्यूशन से रिलेटेड हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं। तो मैंने कहा ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो कि तमाम पॉपुलेशन सेगमेंट्स को अफेक्ट कर रही है, चाहे वो हमारे नौजवान हो या बूढ़े हो। और वो रियलाइज़ नहीं कर रहे कि वो ये प्रॉब्लम बाद में आने वाली नहीं है, आ चुकी है। अक्सर हम जब क्लाइमेट चेंज का सुनते हैं न्यूज़ में तो हम सोचते हैं कि 2030, 2040 में आएगी, बट अभी ये प्रॉब्लम आ चुकी है और हम इस पर जी रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे। अच्छा अलीज़ा, मुझे बताएं कि 300 मोर देन 300 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आपने अटेंड भी की हैं, प्रेजेंट भी किया है। एक तो इन सब में मेमोरेबल मोमेंट कौन सा था, और मेजर कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर अभी तक आप प्रेजेंट कर चुके हैं, ज़रा नाज़रीन को बताएं। आई थिंक सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे काफ़ी डिफरेंट मुल्कों से इन्विटेशन मिलती है। तो ये रिकग्नाइज़ कर रहे हैं कि अगर आप एक क्लाइमेट लीडर है, ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी उम्र के हों, ज़रूरी नहीं है कि आपका रंग डिफरेंट हो, ज़रूरी नहीं है कि आप एक मर्द हो।
तो इनविटेशन हर जगह से मिलती है और अब वो ज़्यादा विलिंग है कि वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुने, ख़ास तौर पे उन लोगों ने जिन्होंने रिसर्च की है जो सफ़र कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट से। मेरी एक ख़ास तौर पे मोमेंट यही थी जब मुझे कहा गया था कि आप रिवायती लीडरशिप की तरह लगती तो नहीं है, बट ये अच्छी बात है क्योंकि हम यही चेंज करना चाह रहे हैं। एक जो इमेज है हमारा स्टैंडर्ड लीडरशिप का, दैट्स चेंजिंग, इट्स इवॉल्विंग नाउ। बिल्कुल, और ग्रेटा जैसी जो बच्चियां हैं, अगर वो ये कर सकती है तो व्हाई नॉट हमारी बच्चियां क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल, और पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है। That we know. अच्छा, ये आप बताइएगा कि शुरू कहाँ से करना चाहिए, क्योंकि आप कम उम्र तरीन एम्बेसडर हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, तो आपको इंस्पिरेशन लेकर कुछ लोग अब इस डगर पर अगर चलना चाहें, माहौलियाती तब्दीली और सेहत से हटकर भी कुछ चीज़ों पे करना चाहिए, तो उनको शुरू कहाँ से करना चाहिए? आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ है अपने आप को एजुकेट करें और आपकी जो मोटिवेशन है वो आप असेस करें कहाँ से आ रही है। अक्सर हमारी जो मोटिवेशन होती है वो काफ़ी शॉर्ट टर्म होती है, सेल्फिश होती है, जो कि मैं समझती हूँ। आजकल का दौर बहुत तेज़ चल रहा है, बहुत सी हमारी कंपीटिंग प्रायोरिटीज़ हैं कि जॉब भी करनी है, पॉपुलर भी होना है, सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन भी है, फैमिली कमिटमेंट्स भी हैं। तो एक ऐसी मोटिवेशन ढूंढें जो कि सस्टेनेबल है, जिसके बलबूते पे आप कंसिस्टेंट एक्शन कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि क्लाइमेट पे काम करने के लिए आप सिर्फ डॉक्टर हो या ज्योग्राफी के एक फ़ैन हो, आप चाहे लॉयर हो या बैंकर हो। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर बंदे से रिलेट करता है, चाहे ऑर्डिनरी सिटीज़न हो, चाहे डोमेस्टिक वर्कर हो। तो आप देख सकते हैं कि आप क्या चेंजेस ला सकते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो गाड़ी चलाना कम हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना हो, या अगर आप वो यूज़ नहीं कर सकते तो आप कपड़े कम खरीदें। डिफरेंट तरीके के सॉल्यूशंस मौजूद हैं। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा अलीज़ा, मुझे बताएं कि जिस तरह से बात हम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, पाकिस्तान डेफिनेटली सफ़र कर रहा है और अब लोगों को कुछ ना कुछ अवेयरनेस इस हवाले से, जिस तरह से आगाज़ में अली ने भी बात की, कि आना शुरू हो गई और हमें पता चल रहा है कि ये जो हम जिस चीज़ से गुजर रहे हैं ये क्लाइमेट चेंज है और उसकी वजह से ये बीमारियाँ जो फैल रही हैं या हमें ये मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है जो अभी तक इक़दामात लिए जा रहे हैं, क्या वो इनफ हैं, और मेजर कौन कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो लेने की ज़रूरत है? जी, आई थिंक जब हम क्लाइमेट एक्शन या क्लाइमेट सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में काफ़ी डिसबैलेंस है प्रोपोर्शन का। कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि उनकी इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनका रोल ज़्यादा है कि उन पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए क्लाइमेट एक्शन की। फिर आते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क जिनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% है दुनिया की क्लाइमेट चेंज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, बट उनमें इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, तो ये एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जो कि पाकिस्तान पे काफ़ी प्रेशर डालती है। तो जब हमारे डिफरेंट ममालिक जैसे कि वेस्टर्न ममालिक आप देख लें, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा रिसर्च है, ज़्यादा फंडिंग अवेलेबल है, हमें उनकी पार्टनरशिप चाहिए, उनकी टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि वो हमारी मदद कर सके और इस गैप को ब्रिज कर सके ताकि हम भी क्लाइमेट सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, ये बताइएगा, आपके स्कूल में आप जैसे और लोग भी थे या आप ही स्टैंड आउट करते थे? या हमारे पूल कैसे, हमारे लोग कैसे, नौजवान कैसे हैं जो आप जिनके साथ आप पढ़ती आई हैं? आपको क्या लगा कि मज़ीद कितने जो बच्चे हैं वो एक बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं? आई थिंक बहुत से। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है, और अगर होती हैं तो ख़ुद आप बनाते हैं अक्सर, जो कि अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है कि बंदा खुद ही बहुत मोटिवेट होता है, वो खुद ही अपनी जर्नी क्राफ्ट करता है। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान जैसे इंटेलिजेंट लोग और टैलेंटेड लोग मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखे, और मैं लकी हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई मेरे माँ बाप के ज़रिए, मुल्क के ज़रिए, कि मैं इस पैमाने पे हूँ। बट मेरे अलावा बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझसे भी ज़्यादा आगे बढ़ के काफ़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। ज़बरदस्त। अच्छा अलीज़ा, आप जैसे लोगों ने, आपकी जनरेशन है, जो यूथ है ना, इसी ने चेंज लेकर आना है पाकिस्तान के लिए, और आपके जैसे बहुत सारी अलीज़ा आपको देख भी रही हैं इस वक्त। ये आपका कैमरा है और आपने कोई मैसेज देना है, क्या मैसेज देंगे? हम लोग कल के फ्यूचर हैं, तो हमें जो एक्शन स्टार्ट करना है वो अभी है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पैसे हों, ज़रूरी नहीं है कि हम पॉलिटिशियन हो, हमारी आवाज़ ही हमारी पावर है। तो आप अपने फ़ोन को उठाएं या न्यूज़पेपर पढ़ें, सोशल मीडिया हमारे पास हाजिर है। अगर आपने आपको एजुकेट करना, ज़रूरी नहीं है कि आप लाइब्रेरी जाएं, टिकटॉक पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, पढ़ें, अपने आप को एजुकेट करें और एक्शन लें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अलीज़ा हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और देखिए, अलीज़ा सिर्फ एक गाली सफ़ीर ही नहीं है, बहुत अच्छी ऑरेटर भी हैं, और इसके साथ साथ ऑरेटर होने के साथ साथ वो अपना काम भी बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे रही हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियल थिंग। अगर आपको अभी तक पता नहीं चला, अभी लीडर्स, बड़े बड़े जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनके बयानात के पीछे लगकर आप सोच रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट रियल, तो ऐसा नहीं है, इट्स ऑलरेडी हियर और हमें उसे डील करना है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी, आपको पता है पाकिस्तान में कितना टैलेंट मौजूद है और हम हर रोज आपकी डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट टैलेंटेड नौजवानों से मुलाकात करवा रहे होते हैं और डेली बेसिस पर करवा रहे होते हैं। तो जनाब, अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक नौजवान गोल्फर साद हबीब से, जिन्होंने 14वीं जूनियर एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप में गैर मामूली महारत का मुजाहिरा करते हुए अपने टाइटल का दिफा बरकरार रखा है। और इस साल चैंपियनशिप में मुल्क भर से 60 नौजवान गोल्फर्स ने हिस्सा लिया और साद 66 और 71 के स्कोर के साथ नुमाया रहे। और इस फतह के साथ साथ साद ने फाल्दू सीरीज एशिया के ग्रैंड फाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है, जो रवा साल 22 से 25 अप्रैल को वियतनाम के गोल्फ क्लब में होने वाला है। और साद इससे कबल जापान, अमेरिका, बरतानिया, थाईलैंड, फिलिपाइन, वियतनाम और काजाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ मुकाबलों में हमारे मुल्क की नुमाइंदगी इसी तरीके से कर चुके हैं। बिल्कुल, मजीद साद ही से बात कर लेते हैं। साद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप कैसे हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक, एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। यू आर मोस्ट वेलकम। ये बताइएगा कि अभी आपने जो चैंपियनशिप में दिफा किया है अपने टाइटल का, कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए, लेकिन आपने कितनी तैयारी की थी और क्या ये आपका बेस्ट स्कोर है? जी, दिस वाज द 14 जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ पाकिस्तान, एंड ये हर साल जनवरी और फरवरी में पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन इनॉग्रेट करवाती है फॉर द जूनियर गोल्फ प्लेयर्स इन पाकिस्तान। मैं लास्ट 2 टाइम्स भी डिफेंडिंग चैंपियन था इसका फॉर द 12th एंड 13th जूनियर चैंपियनशिप ऑफ पाकिस्तान, और इस टाइम मेरा गोल था टू मेक एन हैट्रिक फॉर दिस वन, टू बी द फर्स्ट पाकिस्तान जूनियर टू मेक दिस। सो आई प्रैक्टिस अ लॉट, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था। आई प्रैक्टिस डेली, आई वाज गोइंग टू द जिम, आई वाज प्रैक्टिसिंग अ लॉट, एंड देन आई am here winning this tournament again. जबरदस्त। अच्छा, आप साथ ये बताएं कि इस इवेंट के बाद जिस तरह से आपने फाल्डो एशियन सीरीज गोल्फ फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, उस इवेंट के बारे में जरा हमें बताएं और उसकी तैयारी आप किस तरह से कर रहे हैं, ये भी बताएं। जी, जो ये बेसिकली ट्रायल्स होते हैं हमारे, जो कि होते हैं टू सिलेक्ट अ गोल्फ टीम ऑफ 3 मेंबर्स, 2 बॉयज एंड 1 गर्ल। तो ये ट्रायल्स अब हमारी टीम सिलेक्ट हुई है, एंड वी विल बी गोइंग टू वियतनाम in April. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्टिसिपेट देयर। लास्ट टाइम भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, एंड आई फिनिश्ड 6th पोजीशन देयर, व्हिच वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक दिस थिंग्स बेटर दिस टाइम एंड टू फिनिश इवन मोर बेटर दिस ईयर। अच्छा, चले, आपको दोनों एक्सपीरियंसेस हो गए, पाकिस्तान में भी खेलने का, बैरून मुल्क में भी खेलने का। तो गोल्फ खेलने में क्या बुनियादी फर्क देखा है आपने दोनों जगहों पर? जो मेन डिफरेंस है आपका पाकिस्तान और इंटरनेशनल गोल्फ में, वो कंपटीशन का है। आपके पाकिस्तान में अच्छे प्लेयर्स हैं, बट नॉट एज कम्पेयर टू जो बाहर खेलते हैं। तो जो लेवल ऑफ कंपटीशन आपको बाहर यूएस में मिलता है, डिफरेंट कंट्रीज, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, वहाँ पे मिलता है, वो लैक करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली आपके पास यहाँ पे गोल्फिंग फैसिलिटीज उस तरह नहीं है, गोल्फ कोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, तो देयर आर मेनी लेस पीपल प्लेइंग गोल्फ हियर, तो थोड़ा सा आपका कंपटीशन लेवल में डिफरेंस आता है। ज़बरदस्त। अच्छा साथ, मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त किससे ले रहे हैं कोचिंग और ट्रेनिंग, और कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी अच्छे कोच का आपके साथ होना जिस तरह के इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी तैयारी के लिए? जी, करंटली आई एम टेकिंग कोचिंग फ्रॉम माय फादर। ओके, ज़बरदस्त। और वही मुझे ट्रेन करते हैं डेली, और मैं जी डेली मेरी कोचिंग मेरी फादर ही कर रहे हैं, वही मुझे डेली ट्रेन करते हैं इन जिम, इन गोल्फ कोर्स, क्योंकि इन गोल्फ यू हैव टू टेक ओनली 1 कोच। अगर आप बहुत ज़्यादा कोचेस के साथ इन्वॉल्व होंगे तो आप खुद अपने गोल्फ स्विंग के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट सूट्स यू द बेस्ट। साथ बाबा ही आपकी इंस्पिरेशन है? एक कोच होना चाहिए, मेरे फादर ही, तो वो मेरी कोच। अच्छा, तो ये बताइएगा कि बाबा ही आपकी इंस्पिरेशन है या आपके पसंदीदा गोल्फ खिलाड़ी और भी हैं? कौन है वो और उनकी क्या चीजें आपको पसंद है? जी, फॉर मी माय फेवरेट गोल्फ प्लेयर इन गोल्फिंग वर्ल्ड इज टाइगर वुड्स, ऑब्वियसली। His golf swing, his achievements inspires me a lot to be like him. So I always try to work hard and to be him and to achieve as many victories as possible. ज़बरदस्त, और हम भी यही उम्मीद करते हैं। अच्छा साथ, ये बताएं कि गोल्फ और गोल्फ के साथ स्टडीज दोनों को मैनेज करना कितना ज़्यादा मुश्किल है और कितना टाइम आपको गोल्फ को देना पड़ता है? जी, गोल्फ के साथ स्टडीज ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपका जो एक गोल्फ टूर्नामेंट होता है वो अराउंड 6 आवर्स का होता है, तो आपका ऑलमोस्ट पूरा दिन जाता है गोल्फ के एक
ग्राउंड में, तो आपको स्टडीज साथ मैनेज करनी पड़ती है। करंटली मैं पिछले ईयर प्राइवेट स्टडीज कर रहा था, क्योंकि कॉलेज के साथ अटेंडेंस पूरी करना और गोल्फ मैचेस की जो हमारे ट्रिप्स होते हैं बाइक के, वो पूरे करना बहुत टफ हो जाता है। तो मैं डेली लाइक रात को बैठ के पढ़ता हूँ for 5-6 hours, और सुबह दिन के टाइम आई गो टू गोल्फ क्लब एंड जिम एंड डू माय स्टफ लाइक दैट। तो हमारे पाकिस्तान के यंग टाइगर वुड्स का अगला एम क्या है, क्या करने वाली हैं आप मजीद? जी, जो नेक्स्ट हमारी अप्रैल में फोल्डर सीरीज हो रही है वियतनाम, दैट विल बी माय गोल टू पार्टिसिपेट इन, फॉर व्हिच आई एम वर्किंग रियली हार्ड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान देयर इन द बेस्ट मैनर। सही है, जबरदस्त। साथ गोल्फ के खेल में पाकिस्तानी नौजवानों की दिलचस्पी अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक बढ़ रही है, और जिस तरह के आप जैसे प्लेयर्स को देखकर बहुत ज़्यादा जो यूथ है वो मोटिवेट भी हो रही है, इंस्पायर भी हो रही है। तो क्या मैसेज उन लोगों को देंगे जो अभी खेल शुरू कर रहे हैं? जी, आप किसी भी स्पोर्टिंग फील्ड में अगर आप खेल रहे हैं तो फर्स्ट थिंग इज टू स्टे डिसिप्लिन एंड स्टे कंसिस्टेंट विद योर गेम। आप किसी भी स्पोर्ट में हैं, किसी भी पैशन में हैं, तो जो फर्स्ट थिंग दैट मैटर्स अ लॉट इज टू स्टे डिसिप्लिन विद योर हॉबी, विद योर स्पोर्ट, विद योर स्टडीज। वो कोई भी फील्ड हो सकती है। तो अगर आप गोल्फ खेल रहे हैं तो गोल्फ इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड अ हार्ड स्पोर्ट। आप इसको जितना स्लो लेके जाएंगे, जितना आप इसमें डिसिप्लिन रहेंगे और जितना आप इसमें हार्ड वर्क करेंगे, तो आई गेस उतना ही आपको आउटकम मिलेगा और उतनी ही आपकी गेम बेहतर होगी। बिल्कुल ठीक, सुन लिया आप लोगों ने साद ने क्या कहा है, डिसिप्लिन रहे, क्योंकि डिसिप्लिन हर फील्ड में ही काम आता है। बहुत शुक्रिया साद हमसे बात करने के लिए। लेकिन डिसिप्लिन के साथ साथ आपको भी रहना है, और ये जो गोल्फ का खेल है इसमें फोकस की भी बहुत ज़रूरत होती है, और साद उसका एक अमली मुजाहिरा है। फिर के बाद हाजिर होंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। आप सेगमेंट माइंड निकले तेरी तलाश में की जानी बढ़ते हैं, जहां पर मुस्तनसर हुसैन तारर साहब और वकार अहमद मलिक साहब बात कर रहे हैं माई मोरा के हवाले से। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। तलाश का सफ़र एक कमाल सफ़र है, सवाल के जवाब की खोज का सफ़र एक कमाल सफ़र है। बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जिनके जवाबात आपको किताबों में मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवालात भी होते हैं जिनका जवाब किताबों में नहीं मिलता, और इसके हवाले से असर हाज़िर के किसी बड़े आदमी से रहनुमाई लेनी पड़ती है। हम मुस्तनसर हुसैन तारर साहब से रहनुमाई लेते हैं, और आज का जो सवाल है जो हमने तारर साहब से करना है वो माई मोरा के हवाले से है। माई मोरा लाहौर का एक बहुत बड़ा किरदार, लाहौर में हज़ारों किरदार ऐसे हैं जिन पे किताबें लिखी जा सकती हैं, और ये तारीख़ का एक कमाल शहर है। माई मोरा जो है, मोर के रक्स की इनके नाम के साथ क्या मुनासबत है? माई मोरा के हवाले से जो सिक्का था कि माई मोरा के नाम का एक सिक्का जारी हुआ था, उसकी कहानी क्या है? और एक सवाल जो शायद उसका जवाब आपको किताबों में भी ना मिले, वो ये है कि माई मोरा दफन कहाँ पे हैं, उनकी कब्र कहाँ पे है? माई मोरा के हवाले से रहनुमाई लेते हैं जनाब मुस्तनसर हुसैन तारर साहब से। तारर साहब, मोरा के बारे में मैंने कहीं लिखा है कि लाहौर की इमराव जान अदा, और फिर बाद में मैंने सोचा कि ये तो ज़्यादती होगी। इमराव जान अदा सिर्फ रुसवा की वजह से अदब में चली आई, जबकि तारीख़ में जो किरदार है वो माई मोरा का है। माई मोरा रहने वाली थी अमृतसर के करीब एक गाँव था, और वहाँ से वो महाराजा रणजीत सिंह को मिलने के लिए आती थी, दरमियान में एक जगह थी। अच्छा, और ये बड़ी हिस्टोरिकल बात है कि रणजीत सिंह साहब शौकीन थे खूबसूरत औरतों के, और वो बहुत खूबसूरत थी और नाचने गाने वाली थी। तो एक रोज़ उसको देर हो गई आने में, तो रणजीत सिंह ने पूछा कि क्या बात है मोरा, देर से आई है? क्योंकि वो मोर रक्स करती थी अपने ज़माने में, इसलिए उसका नाम कुछ और था, उसको मोरा कहते थे। तो उसने कहा कि महाराज बात यह है कि रास्ते में एक नाला आ गया तूफ़ानी, उसमें से मैं गुज़री हूँ, तो मेरे पाँव ठिठर गए हैं, और मेरे ठिठर गए पाँव की वजह से मैं आज रक्स नहीं कर सकती। तो महाराजा ने हुक्म दिया कि ये फौरी तौर पे उस नाले पे एक पुल बनाया जाए। रातों रात वहाँ पे पुल बना। मैं अमृतसर गया 2-3 साल पहले, तो बागे से ज़रा आगे एक बोर्ड नज़र आता है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कंजरी दा पुल, और वो वही पुल है जो महाराजा रणजीत सिंह ने तामीर किया। हम इसको माई मोरा
मतलब उसका एग्जैक्टली नाम माई मोरा नहीं है, मोरा है, बल्कि मोरा सरकार है, क्योंकि रंजीत सिंह ने बाकायदा इसके साथ शादी की थी और जितनी भी उसकी ऐसी ख़वातीन थी जिनके साथ बाकायदा शादी की थी उनके नाम के साथ सरकार का लफ्ज़ होता था। मसलन गुल बेगम सरकार जिसका बाग है यहाँ पे, या फिर रानी जिंदा जो है वो भी सरकार थी, तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ था। माई मोरा जो है उसके मस्जिद भी है, कन्हैया लाल ने लिखा है अंदरून शहर, आप जानते ही, छोटी सी मस्जिद है। आखिरी उम्र में उसने महाराजा से कहा कि मैं मस्जिद बनवाना चाहती हूँ, उसने अपने फ़ंड खोल दिए और उसको 47 तक यही कहा जाता रहा कि कंजरी दी मस्जिद, लेकिन चूँकि नाम मुनासिब नहीं मस्जिद के लिए, तो उसको ज़रा अपडेट करके उसका दर्जा बढ़ा के उसको माई का रुतबा, जिस तरह हीर को वो माई हीर कहते हैं, इसी तरह ये माई मोरा हो गई। माई मोरा जो है बहुत इस लिहाज से अहम शख्सियत है कि बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि लाहौर टकसाल में मोरा के नाम का सिक्का डला और ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये पहली औरत थी जो हुक्मरान तो नहीं थी लेकिन उसके नाम का सिक्का डला। इसी तरह ख़ास बाट थे जो इंट्रोड्यूस हुए तकड़ी के लिए, तोलने के लिए, उनको भी कोई मोरा वेट्स वगैरह कहा जाता था। एक दफ़ा एक चिरागदीन थे जिन्होंने नया कोट बसाया, तो महाराजा के बहुत मंजूर नज़र ठेकेदार थे, कुछ झगड़ा हो गया उनका आपस में, तो चिरागदीन ने सीख पाओ के कहा कि मोरा मेरा नाम भी चिरागदीन नहीं है अगर मैंने तुम्हें फिर से कोठे पर ना जा बिठाया। उसने कहा मेरा नाम भी मोरा नहीं है अगर मैंने फिर से तुम्हें टोकरी उठवा के तो गली गली सब्ज़ी फ़रोख्त करते ना पाया। तो जाहिर है कि जीत जो है माई मोरा की हुई और वो चिरागदीन साहब जो है उनसे सब कुछ छीन लिया गया। इसकी जो सबसे अहम बात है कि इसकी कब्र कहाँ है। अच्छा, ये आज तक किसी भी मखतूते में कहीं भी कुछ भी दर्ज नहीं है। मैं शाह हुसैन के पास गया उनके मकबरे पे, वहाँ पे एक मुझे मिल गए साहब, कॉमरेड हम उनको कहते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि कॉमरेड यहाँ पे क्या कर रहा है, तो कहने लगे जी ये भी हमारे कॉमरेड ही होते हैं शाह हुसैन। तो खैर, तो बातें होती रहीं, तो उन्होंने मुझे बताया कि माई मोरन जो थी शाह हुसैन की बहुत ज़्यादा मुरीद थी और वैसे भी महाराजा रंजीत सिंह मेला चिरागा के मौका पर पूरी दरबार के साथ दर्जनों हाथियों के साथ हाज़िरी दिया करता था शाह हुसैन के हुजूर, और वहाँ पे वो भेंट भी करता था। माई मोरा भी उनके साथ होती थी और माई मोरा ने वहाँ एक मस्जिद बनवाई जिसका तारीख़ में कहीं जिक्र नहीं, उसकी एक आध को दीवार शायद अब तक मौजूद है। तो उसने मुझे ये कहकर हैरान कर दिया कि आपको पता है कि माई मोरा यहाँ दफन। मैंने कहा शाह हुसैन के कब्रिस्तान में उनका उनकी मुरीद थी और मैं आपको वो कब्र दिखाता हूँ, उसके ऊपर कस्बा वगैरह नहीं है, और याद रहे कि उस्ताद दामन की भी कब्र करीब ही है। तो हम गए तो वो एक पुराना सा गुंबद छोटा सा बना हुआ था और एक फ़कीर बैठा हुआ और अंदर एक छोटी सी कब्र थी, कोई कस्बा नहीं था। तो उन्होंने, कॉमरेड ने मुझे बताया कि बचपन में यहाँ मैंने देखा था एक कस्बा लगा हुआ माई मोरा के नाम का और वो ख़त्म हो चुका है, और अब ये फ़कीर ये समझता है कि कोई बहुत पहुंची हुई हस्ती है, तो इसलिए ये दिन रात यहाँ बैठा रहता है और इसकी मरम्मत करवाता रहता है। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अगर मोरा की कब्र कहीं पे है तो वो सिर्फ शाह हुसैन के कब्रिस्तान में हो सकती है और वो ही उसकी ओरिजिनल कब्र है, क्योंकि वो बहुत बड़ी मुरीद थी शाह हुसैन। बहुत शुक्रिया तार साहब। बात ये नाजरीन के जिंदा कौमें तारीख को कभी नहीं भूलती और तारीख को रीराइट तो कभी भी नहीं करती। जो कौमें तारीख को रीराइट करती हैं वो शनाख्त के बहरान का शिकार हो जाती है। हमारी ये धरती जो है इसमें तारीख जो है वो बिखरी पड़ी है। आर्कियोलॉजी और तारीख और ये तमाम बड़े वाक़यात इस धरती में हुए और इस हवाले से इस धरती का जो बासी है वो पूरी दुनिया में अपना सर फ़ख्र से बुलंद कर सकता है कि हम इतनी बड़ी तारीख के वारिस हैं। लाहौर एक कमाल शहर है, यकीनन हज़ारों किताबें भी लिखी जाएं तो इसकी तारीख़ कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। पाकिस्तान के हवाले से और भी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो हम तार साहब से करते रहेंगे। हम इस तलाश में निकले हुए हैं और इस तलाश में जो भी सवाल आएगा उसके जवाब के लिए हम तार साहब से रहनुमाई लेते रहेंगे। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में।
वेलकम बैक। महंगाई उरूज पर है, आसमान से बातें कर रही है, हम सबके सामने है कि क्या सूरत हाल है, जेबों में से कैसे पैसे निकाल लिए जाते हैं, हाथ डाले हुए हैं हुकूमतों ने, और ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में इस वक्त यही सिचुएशन है। तो आज आपको बताते हैं कि जनाब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप चिकन की जगह दाल खा सकते हैं, और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दालों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वैसे दावे तो किए जाते हैं हुकूमतों की जानिब से कि भाई सब खत्म हो गई है, महंगाई का नामो निशान नहीं है, लेकिन आप जरा बाहर निकल कर देखें, आपको पता चलेगा कि महंगाई किस हद तक बढ़ चुकी है। क्योंकि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें बताए जाते हैं वो सिर्फ मेरे ख्याल से तहरीरी तौर पर ही होते हैं और उनका असर बाकायदा तौर पर आवाम तक नहीं पहुंच रहा। लेकिन आपने फिक्र नहीं करनी, दाल भी अगर आप खा रहे हैं तो उसके फवायद भी। आज आपको बताते हैं कि आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, और दाल बड़ा माल कह के ये आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2016 को दाल का साल करार दिया है, क्योंकि इस साल सबसे ज्यादा पकने वाली डिश दाल ही थी, और क्यों ना होती, आपको वजह पहले बता दी। दाल ग़िज़ाइयत से भरपूर है, हफ्ते में एक बार दाल उबाल कर खाने से आंतों की सेहत बेहतर रहती है और इनमें कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। दालें खाने से कब्ज की शिकायत भी दूर हो जाती है। दालें ज़ियाबतीज़ के मरीजों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि फाइबर मौजूद होने की वजह से दाल खाने से मरीजों के खून में शुगर की मिकदार में भी इजाफा नहीं होता है और डायबिटीज़ का खतरा भी कम हो जाता है। दालें हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद हैं, किस दाल की क्या खूबियाँ हैं और ग़िज़ा का कैसे इसको हिस्सा बना, कितनी मिकदार में बनाना चाहिए, इस हवाले से आज तफसील से बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी गेस्ट माहिर ग़िज़ाइयत सारा फारूकी। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हम दालों के हवाले से, दालों के आलमी दिन पे सारा जब बात कर रहे हैं, तो वैसे तो पहले तो बड़ा यही कहा जाता था कि दालें जो हैं वो सस्ती हैं तो खा लेनी चाहिए, लेकिन अब मेरे ख्याल से लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि दालों की अफादियत क्या है। दाल में ऐसे आप ज़रा रोशनी डालें कि कौन से अज्जा होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं और फ़ायदेमंद भी हैं। हाँ जी, दालों को हम इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन दालें जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो ये है कि इनमें वाइटामिन्स मौजूद है, बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स आपके तमाम इसमें मौजूद होते हैं, आयरन मौजूद होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम इसमें प्रेजेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर फाइबर प्रेजेंट है। जिन लोगों को खास तौर पे इशू होता है कि हमारा वेट नहीं रिड्यूस हो रहा, या हम वेट भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं या मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसके अपने इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि आप जो है अगर डेली बेसिस पे दाल का, या फिर हफ्ते में एटलीस्ट 2 या 3 दफ़ा दाल का भी इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदे हो सकते हैं। बिल्कुल। तो सारा ये बताइएगा, अनमोल इकसाम के खाने खाने से आपका मैदा भी ठीक रहता है, आपकी बॉडी भी ठीक रहती है, और न्यूट्रिशन जो आपको मिलने चाहिए वो आपको मिलते रहते हैं, लेकिन दालों को खास तौर पर क्यों इनकॉर्पोरेट करना चाहिए? क्या ऐसी बीमारियां हैं जो दालें दूर रखती हैं और जिनसे फायदा हो सकता है? देखिए, दालों की वजह से एक तो सबसे पहले आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे लाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपका जो लिपिड प्रोफाइल खास तौर पे जिनके ट्राइग्लिसराइड्स या कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हैं उनको रिड्यूस करने में ये हेल्पफुल है। उसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके लिए भी हेल्पफुल है, जैसे कि आपने खुद ही जिक्र किया है कि ये आपके जो ब्लड शुगर लेवल है उसको तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं होने देता है, क्योंकि जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफ़ी लो होता है, तो इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल आपका तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं होने देता फाइबर कंटेंट की वजह से। और इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स की क्वांटिटी बहुत अच्छी पाई जाती है, जबकि हम लोग यही समझते हैं, ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि अगर आप प्रोटीन्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ चिकन, मटन, बीफ से ही मिल सकता है। ऐसा नहीं, आपको दालों से बहुत अच्छी मिकदार में प्रोटीन्स मिलता है। दैट इज अराउंड 7 to 9 ग्राम्स जो है 100 ग्राम्स के दाल के हिसाब से 7 से 8 ग्राम जो है आपको उससे मिल अच्छा, तो ये जो बॉडी बिल्डिंग के दौरान प्रोटीन की जरूरत होती है आपको मसल बिल्ड करने के लिए, वो दालों से पूरा किया जा सकता है? कर सकते हैं आप। अगर आप देखिए बहुत सारे दुनिया में ऐसे एथलीट्स भी हैं जो वेजिटेरियन हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। बहुत सारे एथलीट्स हैं जो कि बॉडी बिल्डर्स हैं और जो मतलब जैसे मैराथन रनर्स हैं या डिफरेंट किस्म के जो एथलीट्स हैं, वो लोग जो वेजिटेरियन हैं वो इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लोग हो गया, दाल का इस्तेमाल हो गया, वो लोग नहीं इस्तेमाल करते चिकन, मटन, बीफ वगैरह का। तो सारा जिस तरह से डिफरेंट दालों की डिफरेंट जो है वो अफादियत है हमारे लिए, जरा मुझे बताएं ना कि वेट लॉस के लिए कौन सी दाल जो है वो उसका इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी जो है उसकी आपको डेली बेसिस पे लेनी चाहिए जो आपके वेट लॉस जर्नी में आपको हेल्प करे? देखिए, सारी दालें ही इम्पोर्टेंट हैं। मैं इसी
स्पेसिफिक दाल का नहीं कहूंगी कि आप ये लेंगे तो इससे लाजमी आपका वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन जैसे मसूर की दाल है या मूंग की दाल है, बहुत बेनिफिशियल इस तरह से भी है क्योंकि फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है। तो जिस चीज में भी फाइबर, जिसका फाइबर कंटेंट ज्यादा, ऑटोमेटिकली वो वेट रिडक्शन में इस तरह से हेल्प करती है कि आपको भूख कम लगती है, क्रेविंग्स कम होती है, भूख कम लगती है। उसके अलावा जैसे छोलों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, चिकपीस का भी यूज किया जा सकता है, लोबिया का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इनसे क्या है, इनके अंदर फाइबर ज्यादा है तो ये आपको ज्यादा देर फुल रखेंगे तो आपको पूरे दिन में भूख कम लगेगी और ऑटोमेटिकली आपका कैलोरी इंटेक भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। कोई स्पेसिफिक टाइम है जिसमें हमें कोई दालों का इंटेक करना चाहिए और कोई ऐसा टाइम जिसमें नहीं करना चाहिए? पूरे दिन में आप कभी भी दालों का इंटेक कर सकते हैं, लेकिन सोने के साथ नहीं करना चाहिए। वो कोई भी चीज हो, खाने की कोई भी चीज, जब आप सोने लगे हो उस आसपास आपको खाने का इंटेक नहीं करना चाहिए और दालों का भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को फिर ब्लोटिंग होती है, कई लोगों को गैस हो जाती है या रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती है और डाइजेशन भी उस वक्त आपकी जो है बहुत ज्यादा स्लो होती है, तो इसलिए उस टाइम पे नहीं खाना चाहिए। सही है। और हम ये भी सुनते हैं सारा कि जो डिफरेंट डिजीजेज है, जिस तरह से अभी अली और आप बात ही कर रहे थे कि उनमें भी हेल्पफुल रहती हैं दालें, तो शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए कौन सी दाल मुफीद होती है और क्या वाकई ऐसा है कि दाल से उनके जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहता है? जी, दालों में क्योंकि फाइबर कंटेंट ज्यादा है तो इस वजह से वो बेनिफिशियल है डायबिटीज के लिए। वो सारी दालें, आप कोई भी दाल ले लें, उन सब के ये बेनिफिट्स हैं। खासतौर पे अगर हम लोग हाइपरटेंशन की बात करें, जहां ब्लड प्रेशर की बात आती है, तो उसके अंदर ये है कि आप मसूर की दाल का इंटेक ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि उसमें पोटेशियम के कंटेंट जो है वो जरा ज्यादा होता है, तो वो आपका ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल करने में वो हेल्पफुल रहता है। जहां तक डायबिटीज की बात है, उसके लिए आप तमाम दालें जो है यूज कर सकते हैं जिसमें फाइबर ज्यादा हो। राइट, तो सारा ये बताइएगा कि डाइजेशन देर से नहीं होती दालों की? आपने रात का खास तौर पर जिक्र किया, तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आप रात में खा लें तो जल्द डाइजेशन की वजह से वो एक आधे घंटे में हजम हो जाती हैं, लेकिन दालों को ज्यादा देर नहीं चाहिए होती हजम होने के लिए, इसीलिए इसका दिन में जो है इस्तेमाल वो रेकमेंड किया जाता है। देखिए, जितनी भी चीजें हैं वो जिसके अंदर फाइबर मौजूद है या फाइबर कंटेंट ज्यादा अच्छा है तो वो ज्यादा टाइम लेगा डाइजेशन में, वो ज्यादा देर टाइम स्पेंड करता है आपके स्टमक के अंदर। तो दालों का भी इस तरह से है कि अगर आपने डिनर के टाइम भी लेना है तो डिनर भी एटलीस्ट आपका 4-5 आवर्स पहले हो जाना चाहिए। कई लोगों का डिनर हो रहा होता है बिल्कुल सोने के नजदीक, जैसे 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले। इतना क्लोज टाइम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स पहले आप जो है, आप दाल का अगर इंटेक करना चाहते हैं या कोई भी हाई फाइबरस चीज आप लेना चाहते हैं तो उस वक्त ले लें, ताकि प्रॉपर्ली वो फूड डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हो जाए और उसके बाद फिर आप सोने की तैयारी कर। सही है। तो जिस तरह से सारा इनकी अफादियत है दालों की, तो ये एक स्पेसिफिक तरीके से कुक करके लेनी चाहिए या फिर जिस तरह से हम तो हर चीज में मसालों की भरमार करके तो उसको खाते हैं, तो क्या उससे इसकी अफादियत पे असर पड़ता है? ऐसा नहीं पड़ता है इतना फर्क, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज्यादा ऑयल में वो चीज बनाने की कोशिश करेंगे तो उसका फायदा कम, नुकसान ज्यादा होने लग जाएगा क्योंकि ऑयल की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। तो उससे फिर और किस्म के हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं, क्योंकि हम जितनी भी हेल्दी चीजें या हेल्दी आइटम्स हैं हम उनको कुछ इस तरह से अपने टेस्ट के हिसाब से बनाने की कोशिश करते हैं कि उसका जो फायदा होना चाहिए वो हमें होता ही नहीं है, उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो बहुत ज्यादा जैसे घरों में लोग रोटी के साथ अगर सालन भी पसंद करते हैं, ऑब्वियसली मैं किसी को ये नहीं कह सकती कि आप बॉईल करके ही लाजमी खाएं, लेकिन अगर आप सालन वगैरह में भी यूज करें तो ऑयल की क्वांटिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करें, उसको मेजर करके जो है इस्तेमाल करें। और उसके अलावा जैसे डिफरेंट हम लोग सैलड्स वगैरह यूज करते हैं, उसमें भी चिकपीस का इस्तेमाल होता है या लोबिया का इस्तेमाल होता है, तो उस तरह से भी यूज किया जा सकता है, वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। राइट, तो सारा हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस कि आप एक पूरा दिन डेडिकेट की आगाही के हवाले से, क्योंकि आपको लगता है कि निगलेक्टेड हैं कहीं ना कहीं लोग, खाना पसंद नहीं करते? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारे यहाँ गोश्त का ये चिकन हो, गोश्त हो, इस तरह की चीजें, तो उधर से हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। खास तौर पे वो लोग जो जिम जाते हैं वो लोग तो टोटली इसको निगलेक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि वो ज्यादा फोकस्ड होते हैं एनिमल प्रोटीन की तरफ, हालांकि जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स है वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, उसके अपने फायदे हैं। और प्लांट बेस्ड में जैसे दालों के अंदर आपको हाई फाइबर कंटेंट भी मिल रहा है जहाँ पे वेट लॉस के लिए हेल्पफुल है, एट द सेम टाइम वो आपको ब्लड प्रेशर भी आपका रिड्यूस कर रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे लेके आ रहा है, जो कई लोगों को इशू रहता है।
है। कई लोगों को आइडिया भी नहीं होता कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, उसको मेंटेन करने के मैनेज करने के लिए वो हेल्पफुल है। डायबिटीज के लिए मैनेज करने में हेल्पफुल है। जिनको आयरन की कमी हो जाती है, एनीमिक है, एनीमिया का इशू है, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इस तरह के डिफरेंट इश्यूज हैं जो कॉमन इश्यूज हैं, उनको जो है ये काम करने में हेल्प करता है। इतना सब कुछ है तो जनाब क्यों नहीं खाते दालें? सारा बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और आपने देखा अगर बॉडी बिल्ड सकते हैं, अगर मैराथन रनर्स खा सकते हैं तो ये सूदमंद है जनाब। इग्नोर मत कीजिए, इनकॉर्पोरेट करें अपने फूड में, मील्स में, और दालें खाइए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। क्या बात है, वाह 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 जबरदस्त, मजा आ गया। जबरदस्त, मतलब किसी शहर में जकड़ लिया है जी। किसी तारुफ के मोहताज अब ये नहीं रहे हैं जब इन्होंने इतना खूबसूरत म्यूजिक जो है वो प्ले किया है। और क्या खूबसूरत इम्तिजाज है ये, ड्रम्स के साथ साथ आप जो रुबाब सुन रहे हैं, क्या जबरदस्त चीज है जी। हमारे पास आज जो टैलेंट मौजूद है, नौजवान म्यूजिक आर्टिस्ट हैं जी, जिन्होंने जो आजकल सोशल मीडिया पर काफी धूम मचा रखी है। सतरंगी ड्रमर्स के नाम से ये ग्रुप चलाते हैं अपना, और ये जो लड़के हैं माशाल्लाह से ये इतने टैलेंटेड है, सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। ये मुख्तलिफ आउटडोर जो लोकेशंस हैं वहां पर ड्रम सर्कल्स का इनेकाद करते हैं। ड्रम्स रुबाब से जो एक मौसीकी की खूबसूरत धुन है उसको बजाने वाले ये टैलेंटेड नौजवान जो हैं वो ना सिर्फ आउटडोर लोकेशंस पर आने वाले अफराद को अपने शहर में जकड़ चुके हैं, उनके दिलों में घर कर चुके हैं, बल्कि पूरे सोशल मीडिया पर भी वायरल है और छाए हुए हैं जी। हमारे साथ मौजूद है, तारुफ भी करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है साजिद इम्तियाज, अली मोहम्मद शहबाज और बासित अली कबरी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। क्या बात है, ये जो हमारे रिवायती साज हैं जो खास तौर पर रुबाब और ड्रम्स उसके साथ, ये तो हमारे दिल के बड़े नजदीक है। जब भी इसके तार छेड़ते हैं हमारे दिलों के तार छेड़ जाते हैं। तो सबसे पहले साजिद आपसे बात करेंगे, कब फॉर्मेशन हुई आपके इस ग्रुप की? अच्छा, बेसिकली हमने ये हमारा ग्रुप है लास्ट 10 to 12 इयर्स हम इसको कंटिन्यू किया हुआ है हमने इस काम को। हम एक साथ हैं और जो इनिशिएटिव लिया था हमने सतरंगी ड्रमर्स का, जो हमने पूरा ग्रुप बनाया, इसका नाम हमने रखा। तो
तो इसको मैक्सिमम हमने 2020 में जब कोविड का एंड हो रहा था उस टाइम पे हमने इसका इनिशिएटिव लिया था। सतरंगी ड्रमर्स हमने अपने ग्रुप का नाम रखा था। और आप लोग कितने लोग हैं इस ग्रुप में? हम बेसिकली 5 पर्सन्स हैं टोटल। तो अभी एक पर्सन जो हमारे टीम मेंबर जो है वो भी इस वक्त अवेलेबल है। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मुझे बासित आपसे पूछूंगी, कितना खूबसूरत ये रुबाब है और कितना खूबसूरत आप बजाते हैं, इसकी क्या प्रॉपर ट्रेनिंग आपने ली हुई है और कितने अरसे से आप रुबाब बजा रहे हैं? बेसिकली मैं बचपन से इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में बजाता हूँ, लेकिन रुबाब जो है ये मैं तकरीबन 5 साल से मतलब मैं बजा रहा हूँ इसको कंटिन्यूसली। पहले तो होता नहीं था, अपने पास दोस्तों से ले लिया, तो उनका भी करम है कि वो लोग मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट वगैरह देते थे। तो फिर उसके बाद इसको है तो फोक इंस्ट्रूमेंट अफगानिस्तान का बेसिकली रुबाब जो है, और क्लासिक ये जो बजाते हैं हम जो अपना वो बजाते हैं उसको हम थोड़ा सा फ्यूजन हम क्रिएट करते हैं, और जैसे वेस्टर्न म्यूज़िक और एक फोक क्लासिक म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंट को, तो फिर लोगों को थोड़ा सा अलग दिखता है, उनको एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। बासित, आपको सुन रहा हूँ मैं, तो आपकी आवाज़ में भी इतनी बेस है, आप अपनी आवाज़ क्यों नहीं शामिल करते? आवाज़ वैसे आवाज़ काश मैं गा सकता, बस गाना नहीं आता मुझे। शौक नहीं हुआ साथ गाने का? शौक है पर आवाज़ अच्छी नहीं है। आवाज़ बहुत अच्छी है आपकी। इनको पुश करते रहते हैं कि सिंगिंग करें। हाँ, सिंगिंग ये करते हैं बेसिकली। अच्छा, फिर हम सुनेंगे भी फिर। अभी कुछ सुनते हैं फिर से, लेकिन अली की तरफ बढ़ते हैं। अली, आप कैसे शामिल हुए? आपने कैसे सोचा कि आप इस खूबसूरत से ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं? बेसिकली जब मैं छोटा था ना, तो मैं इन लोगों को बजाते हुए देखता था। उस टाइम पे मेरा कुछ था कि तकरीबन कोई इनमें से कोई एक मुझे तुम्बक पकड़ा दिया, कुछ बजा दे, तो इनके साथ साथ ही देख के इनको इनसे ही सीख के। अभी भी आप छोटे हैं? अभी मतलब नहीं, तब ज्यादा छोटा था। अच्छा, आप ज्यादा छोटे थे। तब मैं कोई था तकरीबन कोई 9-10 साल का। 9-10 साल। तो तब से ये ग्रुप फॉर्म। हमारा ग्रुप जो है वो बहुत पुराना है, हम काफी टाइम से कर रहे हैं। आप लोग स्कूल से आएंगे साथ? आप खुद इतने पुराने नहीं जितना आप ग्रुप को बता रहे हैं। छोटी ऐसे ही हमने कंटिन्यू किया हुआ इस काम को। ठीक जबरदस्त। अच्छा साजिद, हम चाहेंगे आप कुछ सुनाएं हमें। हम सिंगिंग? हाँ। हम आपको ये सुना देते हैं, सिंगिंग आप सुनेंगे तो फिर हमारी आवाज। चलो यही सुनाएं। अच्छा, अभी हम जो प्ले करने वाले हैं वो है मंदी मौज, जो कि पाकिस्तानी काफ़ी मशहूर है। क्या बात है, मजा आ गया। हमें तो आपको सुनते हुए बहुत मजा आ रहा होता है। आप बताइएगा साजिद, आप खुद जब परफॉर्म करते हैं आपको खुद मजा आ रहा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं होता जो प्ले करते हुए खुद एंजॉय करे। तो हम इसको कोई बड़ी यादगार, बासित आप बताइएगा, कोई बहुत यादगार आपका परफॉर्मेंस हो, आपको खुद भी बहुत मजा आया हो, जो क्योंकि हमने देखा है अभी आप आउटडोर्स ज्यादा एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। हम शालीमार में आजकल हम बजा रहे हैं काफ़ी, और WLC वाले जो हम काफ़ी उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें वो अपॉर्चुनिटी दी, और उस टाइम हमें बजाते हुए बहुत मज़ा आता है।
बाकी एक इंटरनेशनल फेस्टिवल जुबली आर्ट्स के नाम से हुआ है, जिसमें हम लोग एज आ इंस्ट्रूमेंटल आर्टिस्ट हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करेंगे दुबई में जाके। ओके, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। जबरदस्त। ये मुझे लगता है कि अंडर एप्रिशिएटेड है। मतलब इतनी देर से बजाने के बावजूद, इतना अच्छी मौसीकी के बावजूद आपको, यानी अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अभी तो हमारे पास भी इतने सारे गेस्ट आते हैं जो इन्हीं बुनियादों पर बाहर तालीम हासिल कर रहे हैं और मजीद अपने जो है ना इसमें निखार। लेकिन हम हमेशा एक्सप्रेसो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो जितना उभरता हुआ टैलेंट है उसे हम जरूर बुलाते हैं, और माशाल्लाह से यहाँ से क्या शाहकार निकलते हैं। और सुनने के अभी मैं सुबह के टाइम में आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते कि इतना अच्छा, हाँ आपने बहुत अच्छा कर दिया है पूरा दिन हमारे साथ साथ हमारी सारी ऑडियंस का भी। तो जरा बताएं कि जिस तरह से भी बात की अली ने, कोई मेमोरेबल इंसिडेंट ऐसा हुआ हो परफॉर्मेंस के दौरान कभी, या कभी कोई ऐसा हो कि भाई उस शो में पज़िराई बहुत मिली? वैसे तो मुझे लगता है हर शो में ही मिलती होगी, कोई ऐसा शो हो? अली आप बताइए। बेसिकली शालीमार में एक मैंगो फेस्टिवल हुआ था, हमें उसके 3 दिन का वो फेस्टिवल था, उसके लास्ट दिन में बहुत मज़ा आया था। बेसिकली उस टाइम आवाम बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर, क्योंकि पूरा शालीमार फुल था, तो मैं वहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आया था बजाने में। वो मेरा मेमोरेबल डे है। मतलब ऐसा है ना कि लोग देखते हैं जब आपका काम, तो फिर उसके बाद आपसे आगे सेल्फीज लेते हैं, तो फिर वो हमारे लिए एक चीज़ होती है वो। अच्छा साजिद, मुझे लगता है कि अंडर एप्रिशिएटेड है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा स्टार्स हैं? देखिए जो लोग इस चीज़ को समझते हैं ना, जो इस म्यूजिक से हैं, तो वो इस चीज़ को आपको अप्रिशिएट करते रहते हैं। जो फर्स्ट टाइम सुनते हैं वो फिर देखते हैं अच्छा आपके काम के बाद, फिर वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये इस तरह है। जबरदस्त, यानी भाई ये रॉक स्टार्स है ना ये हमारे, और ये टैलेंट है जी पाकिस्तान का, और क्या जबरदस्त टैलेंट है, और किस तरीके की धुनें ये तख्लीक कर रहे हैं। तो हमने ब्रेक पर जाना उससे पहले हम आपके बहुत ज्यादा मशकूर हैं कि आप एक्सप्रेसो स्टूडियोज में आए और आपने हमारी सुबह को इतना खूबसूरत कर दिया, इतना सुरीली जो है धुनें बखेर दी यहाँ पर। हम ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन ऑडियंस को हम आपके इस म्यूजिक के साथ ही छोड़ते हुए जाएंगे। तो सादकैन को हमसे बिछड़े 38 बरस बीत गए हैं। मुनफरिद मुसव्वरी की बिना पर उन्हें पिकासो ऑफ द ईस्ट का लक़ब दिया गया था, और ये लक़ब बेचा भी नहीं था, क्योंकि इस नाबगाए रोज़गार मुसव्विर ने आर्ट के शोबे में जो जिद्दतें मुतारिफ करवाई थी वो सिर्फ सादकैन का ही फ़न कमाल था। मशहूर है कि सादकैन ने 3000 से ज़ायद पेंटिंग्स तख्लीक की थी, जबकि उनका फ़न ख़ताती और म्यूरल हैरत में डाल देते हैं। सादकैन ने कुरान करीम के आयात, बिलखसूस सूरह रहमान की मुकम्मल मुसव्वरी जिस दिलनशीन और जुदागाना अंदाज में की, वो अपनी मिसाल आप है। सादकैन के बारे में मशहूर था कि वो जिन्नों की तरह काम करते थे। वो यूं तो 57 बरस जिए, मगर अगले 100 बरस का काम मुकम्मल कर गए। सादकैन ने अल्लामा इकबाल, गालिब और फैज़ अहमद फैज़ के मुंतखब करदा अशार को जिस खूबसूरती से मुसव्वरी के कालिब में ढाला,
वो भी लाजवाब है। सादकैन के फनपारों की नुमाइश मुल्क भर के अलावा फ्रांस, अमेरिका, यूरोप, मशरक़ वस्ता और भारत में भी हुई। फ़नी खिदमात पर उन्हें तमगा इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया और 32 बरस की उम्र में पेरिस के दुनिया आर्ट के सबसे बड़े एजाज़ से भी वो नवाजे गए। सादिक़ैन 10 फरवरी 1987 को खालिक हकीकी से जा मिले और इसी तरह से हमेशा अपने काम की वजह से वो याद रखे जाएंगे। छोटा सा ट्रिब्यूट था जो हमने उनको पेश किया एक्सप्रेसो में। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।